हाँ देखिए, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको भूक्षरण या भूमि कटाव के प्रकार बताया था, यानी काइंड्स ऑफ सॉइल इरोजन बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको जलीय अपरदन के रूप या जलीय कटाव के प्रकार बताते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। तो देखिए, यह कई रूप में चलता है। जैसे आप इस प्रकार समझें, पहला आप समझें अपस्फुरण क्षरण या वर्षा बूंद क्षरण, इसको स्प्लैश और रेन ड्रॉप इरोजन कहते हैं। वर्षा की गिरती हुई बूंदों के प्रभाव के कारण भूमि के कणों का तितर बितर होकर ऊपर की ओर उछलना तथा जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपस्फुरण क्षरण कहलाता है। वर्षा की बूंदें अपने प्रहार से भूमि के संगठित कणों को तोड़कर भूमि से अलग कर देती हैं। यह क्रिया बार बार होने से भूमि की ऊपरी तह कठोर हो जाती है, जिससे पृष्ठीय जल स्रवण दर यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। अपस्फुरण क्षरण में सर्वप्रथम हल्के कण और तत्व नष्ट होते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता घट जाती है। खाली भूमियों में तो भारी वर्षा द्वारा 1 हेक्टेयर में 250 टन तक मिट्टी वायु से अपस्फुरित हो जाती है। अपस्फुरण द्वारा क्षरण की दर और मात्रा वर्षा की बूंदों के आकार और वेग तथा वर्षा की प्रचंडता पर निर्भर करता है। अपस्फुरण क्षरण और बूंदों की गतिज ऊर्जा में एक सीधा संबंध पाया जाता है। बूंदों की गतिज ऊर्जा उनके निपाती वेग पर निर्भर करती है। दूसरा समझिए परत क्षरण यानी सीट इरोजन। इस प्रकार के क्षरण में भूमि की ऊपरी सतह पतली परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है। इसका कृषक को आसानी से अनुमान नहीं होता। जब पानी अधिक गंदलापन लिए होता है तो इस प्रकार का कटाव अधिक होता है। यह क्षरण प्रायः उन भूमियों में अधिक होता है जिनकी निचली सतह में कठोर भूमि परत पाई जाती है तथा बहुत हल्की ढालू भूमि होती है। इसका मुख्य कारण अपस्फुरण क्षरण ही होता है। इसी प्रकार तीसरा समझिए अल्प सरित या इसको एक और नाम है क्षुद्र सरिता क्षरण, यानी अंग्रेजी में कहते हैं रिल इरोजन। इस प्रकार का क्षरण मुख्य रूप से असमतल भूमियों में अधिक होता है। वर्षा का पानी अवधावन के रूप में, अवधावन का मतलब रन ऑफ के रूप में ऊंचाई से नीचे की ओर बहकर चलता है, जिसके साथ भूमिकण की भी अधिक मात्रा में होते हैं। कुछ दूर बहकर यह पानी छोटी छोटी नालियों में धारियां बना देता है जो निरंतर बहती रहती हैं। इन छोटी नालियों की क्षुद्र सरिता कहते हैं। निचले क्षेत्रों में इन नालियों को जाल सा फैल जाता है। जुताई, एक बात और समझ लीजिए, जो जुताई करने पर ये नालियां अदृश्य हो जाती हैं। कृषकों को इन नालियों की अपेक्षा, एक बात ध्यान रखिए, इन नालियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसान को, क्योंकि छोटी छोटी नालियां मिलकर ही और नालिका व खड्डों का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार आप और नालिका क्षरण यानी गुली इरोजन समझिए, इसको गली इरोजन भी कहते हैं। क्षुद्र सरिता का विकसित रूप ही और नालिका कहलाता है। बहते हुए पानी अपधावन द्वारा भूमि में गहरे कटाव यानी डीपर कट होने पर अवनालिका कहलाती हैं। इस प्रकार गहरी नालियों या कटाव कृषि कार्यों द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती है, बल्कि ये कृषि कार्यों में बाधक होती हैं। छोटी छोटी नालियां मिलकर ही बड़ी नालियां, नालों एवं नदियों का रूप धारण करती हैं। तो आप इस प्रकार समझिए कि छोटी अवनालिका 1 मीटर से कम होती है, मध्यम अवनालिका 1 मीटर से 5 मीटर तक होती है तथा बड़ी अवनालिका 5 मीटर से अधिक गहरी होती है। इसी प्रकार आप सरिता तट क्षरण समझिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। देखिए, इसको समझिए, इसको इस प्रकार आप समझें कि नदी या नालों में जब बाढ़ का पानी आता है तो वह इनके किनारों को अधोरदन यानी अंडर कटिंग अथवा नीचे नीचे काटता रहता है और किनारे कट कर
सरिताओं अथवा नालों में फिसलने रहते हैं। इसको हम सरिता तट क्षरण कहते हैं। समझ गए ना आप? नदियों के किन्हीं किनारों पर जब वेग अधिक व किसी किनारों पर जब जल वेग कम होता है, जब पानी का वेग ज़्यादा होगा कम होगा तो क्या होगा, अधिक वेग वाले किनारे पर कटाव होता रहता है। इसी प्रकार आप जो है आपने ये क्षरण के प्रकार समझ लिया। अब आप भूमि क्षरण से हानियां समझिए। इससे क्या हानियां हैं? इसकी विभिन्न हानियां हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। उपजाऊ भूमि को नष्ट होना, मृदा अपरदन के फलस्वरूप भूमि की ऊपरी सतह से अधिकतर पौधों के खाद्य तत्व, जीवांश पदार्थ व मिट्टी के महीन कण पानी के साथ बहकर नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है तथा फसल उत्पादन कम हो जाता है। भूमि की अधोमृदा का खुलाव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजर ऑफ सबसॉइल। भूमि की ऊपरी सतह जब ऊपरी सतह पर जल क्षरण द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसके कारण भूमि की अधो सतह खुलकर ऊपर आ जाती है। नीचे की सतह कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती क्योंकि इसमें पौधों के आवश्यक तत्व, जीवांश तथा जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। साथ ही इस सतह में अणुजीवियों की क्रियाशीलता नहीं हो पाती है। नीचे की सतह प्रायः कठोर तथा भारी होती है। इसमें वायु संचार भी कम होता है। अधोमृदा फसल उत्पादन के लिए बेकार है। इसी प्रकार भूमि नमी पर प्रभाव, वर्षा का अधिकांश जल अवधावन के रूप में नष्ट हो जाता है तथा कम मात्रा भूमि द्वारा शोषित होकर संचित हो जाती है। अतः फसल को पानी की कमी हो जाती है। साथ ही ऊपरी मिट्टी बहकर नष्ट हो जाती है। नीचे वाली अधोमृदा में कठोर होने के कारण जल को सोखने व धारण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अतः जल क्षारीय भूमि में प्रायः नमी का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार कृषि योग्य उर्वरा भूमि पर बालू इत्यादि का जमाव, जल एवं वायु क्षरण द्वारा हटाए गए कम बालू प्रायः आसपास की उर्वरा शक्ति पर एकत्रित हो जाते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति को काटकर घटाकर अनुत्पादक बना देते हैं। इस प्रकार छोटे कणों, रेत कंकड़ आदि का जमाव पहाड़ों की तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। शुष्क क्षेत्रों में बालू, सैंड वायु द्वारा उर्वरा भूमि पर जमा होकर भूमि को अनुत्पादक बना देती हैं। भूमि जल सतह के नीचे हो जाना यानी लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, वर्षा का अधिकांश पानी अवधावन के रूप में नष्ट होने के कारण भूमि के अंदर पृष्ठीय जल स्त्रवण यानी पर्कुलेशन द्वारा नहीं पहुंच पाता। अतः धीरे धीरे इन भूमियों की जल सतह नीचे हो जाती है। कृषि कार्यों में बाधा यानी कटाव के कारण खेत ऊंचे नीचे हो जाते हैं और नालिकाओं के निर्माण के खेत में भागों में बढ़ जाते हैं और उनका आकार छोटा हो जाता है। इस प्रकार कृषि क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है। भूमि क्षरण या सड़कों एवं रेलों के रास्तों का प्रभाव, वर्षा ऋतु में कभी कभी अधिक अवधावन सड़कों व रेलों की पटरियों को नष्ट करता हुआ हमारे देश में प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में हजारों मील मार्ग इस प्रकार नष्ट होते हैं और उन पर अधिक व्यय हो जाता है। और समझिए बाढ़ आना, प्रचंड वर्षा के नदियों में बाढ़ आ जाती है क्योंकि भूमि द्वारा अधिकांश पानी का शोषण नहीं हो पाता। बाढ़ का बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव होता है। फसलें, आवागमन व संचार के साधन नष्ट हो जाते हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। अधिक जल भरा हो रहने के कारण रोगों का संक्रमण बढ़ जाता है। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो आप लिखिए प्रश्न नंबर 1, भूक्षरण से हानियां। और प्रश्न नंबर 2 लिखिए जलीय अपरदन के रूप या जलीय कटाव के प्रकार लिखिए यानी टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन लिखिए। धन्यवाद।